नमो नमः मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर का संस्कृत का प्रश्न पूछा जाता है और उनसे तो संभावित प्रश्न बन सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों की कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर मैं यहाँ उपस्थित होती हूँ। इसी कड़ी में आज ये हम प्रैक्टिस सेट संख्या 12वां हल करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर कितना है। अधिकरण में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है ना। चलिए, प्रथमा विभक्ति किस में होती है? कर्ता में, ठीक है। पंचमी किस में होती है? अपादान में। तृतीय किस में होती है? करण में। यहाँ पूछा गया अधिकरण में विभक्ति होती है तो सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नदी नाम गंगा पवित्रतमा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति है। तो नदी नाम गंगा, जब किसी यतस्य निर्धारणम जब किसी की निर्धारणा की जाती है, किसी को जैसे कवियों में कालिदास जैसे इस प्रकार की निर्धारणा की जाती है, तो वहाँ षष्ठी लगती है या सप्तमी लगती है, दोनों लग जाती है इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से या तो षष्ठी लगेगी या सप्तमी लगेगी। यहाँ जो नदी नाम है ये सप्तमी का रूप है, सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे कौन सी लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कालिदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कालिदास जी जो हैं, इनकी कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास जी की नहीं है? कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? चलिए, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? रघुवंशम नहीं है, ऋतुसंहार नहीं है, रत्नावली नहीं है या मेघदूतम नहीं है। तो देखिए, रघुवंशम भी है जिसमें 19 सर्ग हैं, ऋतुसंहार भी है और मेघदूतम भी है, ठीक है। लेकिन जो रत्नावली है ये नहीं है, रत्नावली इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसलिए कि नहीं पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, अशुद्ध शब्द को चयनित करें। अशुद्ध शब्द को चयनित करें। हनुमान, कोशा, सन्यासी, श्रृणवान, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को चयन करें। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो देखिए हनुमान है ये शुद्ध है, कोशा भी शुद्ध है, श्रवण भी शुद्ध है, लेकिन सन्यासी जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है सन्यासी, है ना। तो ये जो है क्या है? शुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसीलिए ये सही हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सही होगा। अच्छा, हनुमान वो ऐसे दे दिया जाए कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और हनुमान इस तरीके से देखिए शुद्ध होगा। श्रृणवन भी देख लीजिए, कोशा भी देख लीजिए, प्रश्न का रूप भी बदल सकता है, इसलिए हर तरीके से प्रश्न को हल करते चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर्मवाचक की प्रधानता होती है। कर्मवाचक में किसकी प्रधानता होती है? हमने हर बार आपको बताया कि कर्तृवाचक में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाचक में कर्म प्रधान होता है, और भाववाचक में भाव या क्रिया प्रधान होती है। जो भाव है वही क्रिया है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, कर्मवाचक में क्या प्रधान होती है? तो कर्मवाचक में कर्म प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए श्रुत संधि का एक सूत्र है। श्रुत संधि क्या कहता है कि जब दंत सकार के बाद मूर्धन्य सकार, जब दंत सकार के बाद तालव्य सकार या चा वर्ग हो, तो फिर उसके स्थान पर जो दंत सकार के बाद में यदि तालव्य शाह है तो उसको जो मतलब तालव्य शाह हो जाएगा। अगर दंत शकार है तो उसको तालव्य शाह हो गया, अगर ता वर्ग है तो उसको चा वर्ग आदेशित हो जाएगा, बाद का जो भी है। जैसे देखिए सत और चरित्र है, सच्चरित ता वर्ग है तो इसको ता वर्ग को ना, बाद में चा वर्ग है तो बाद में जो वर्ग जो है उसी का वही जो है ये हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा? सच्चरित्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। च्युत संधि का ये उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? च्युत संधि। व्यंजन संधि है च्युत संधि, ठीक है। च्युत संधि व्यंजन से, कभी कभी ये भी दे दिया जाएगी कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है च्युत संधि, और उसी का ये उदाहरण है। स्तोस्तना का सूत्र है ऐसे, स्तोस्ना
अब ये क्या है कि इस सा को अगर प्रथम वर्ण में मतलब अतः प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ये वाला सा आया है तो इस सा को ये आदेशित हो जाएगा। अगर ता वर्ग आया है तो जो बाद में चा वर्ग है तो यही वाला इनको आदेश हो जाएगा, ता के स्थान पर ये आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि महाधन औषधि में संधि कीजिए। महाधन औषधि में संधि कीजिए तो आधन औ किसका किसमें संधि होती है, और की मिलकर के दीर्घ होता है तो दीर्घ वृद्धि संधि में होती है, वृद्ध हो जाती है, महौषधि होगा। ठीक है, ये आ और ये दोनों मिलके बड़े औ की मात्रा हो जाएंगे तो यहाँ औषधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि हरिहरो पद में समास है। हरिहरो पद में समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है। हरिहरो पद में समास है तो हरिहरो पद जो है वो क्या है, हरिश्च हरश्च, हरि इसका विच्छेद होगा हरिश्च और हरश्च, हरि और हर, हरिहरिश्च हरश्च। इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि चा लगा है और लगा है, और चा और किस में लगता है, द्वंद्व समास में लगता है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों विलोम होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और जब समास वो समास बनता है विग्रह से, जब उसको समासित करते हैं तो वो नपुंसक लिंग में होता है, नित्य और नित्य। तत्पुरुष में क्या होते हैं, इसके 6 भेद है। तत्पुरुष क्या उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु संख्यावाची होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 पीताम्बरा पद में समास है। पीताम्बरा, अब देखिए यहाँ कर्मधारय भी हो सकता है, ऑप्शन में देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि दिया है। अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं ना तो दोनों समास देते थे, पीला अंबर। ठीक है, लेकिन यहीं अगर पीताम्बरा ना होकर अगर ये होता पीताम्बरम नपुंसक लिंग में होता तो कर्मधारय होता, लेकिन यहाँ पीताम्बरा है पुल्लिंग में है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, वह यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। अव्ययी भाव मतलब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 दर्शनीय पद में धातु है। दर्शनीय पद में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है और धातु इसमें क्या है, कौन सी धातु है, तो इसमें दृश्य धातु है। कौन सी धातु है, दृश्य धातु है दर्शनीय में। अच्छा, दर्शनीय यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन वैसे अगर इनका रूप चलता है ना दृश्य धातु का, दृश्य धातु का जब रूप चलाएंगे तो दिश को पश्च आदेशित हो जाता है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। तो धातु तो दृश्य, मूल धातु दृश्य है, लेकिन दृश्य को पश्च आदेशित हो जाएगा जब आप धातु रूप इसकी जो है रूप चलाएंगे। तो अभी यहाँ दर्शनीय है, दर्शनीय में दृश्य धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है। सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है, तो सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है, क्या कत प्रत्यय है, क्या सर्ति प्रत्यय है, क्या कत्वा प्रत्यय है, ये कितिन प्रत्यय है। सृष्टि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सृष्टि शब्द में कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय का ती शेष बचता है, का और ना का लोप हो जाता है सूत्र से। ठीक है, इसमें ती शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सृष्टि। कत प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो इसमें ता शेष बचता है। सर्ति में तो अत या अन शेष बचता है। ठीक है, कत्वा में त्वा शेष बचता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या, इसका उत्तर क्या सही होगा, उत्तर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि नी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा। नैतुम, नैनम, नीतिम। देखिए नीतिम और नैनम तो एकदम ही अलग लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते। नीतम ये भी अलग रहा है, तो क्या बनेगा, नेतुम। नेतुम, तुम शेष बचता है ना, तुमन प्रत्यय के क्या शेष बचता है, तुम। और इसमें देखिए ना का लोप हो जाता है और ऊ का भी लोप हो जाता है, बचता क्या है, तुम बचता है। तो धातु के साथ, मूल धातु के साथ तुम जोड़ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि बलवती ही भवितव्या सूक्त किस ग्रंथ से ली गई है। क्या मेघदूतम से, उत्तरम चरितम से, रघुवंशम से, या कादम्बरी से। किस ग्रंथ से ली गई है। बलवती ही भवितव्या, बलवती ही भवितव्या किस ग्रंथ से ली गई है। बलवती ही भवितव्या किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये देखिए बलवती ही भवितव्य ये कादम्बरी से लिया गया है, ये सूक्ति है, इसको ऐसे ही देख लीजिए। बलवती ही भवितव्य कहाँ से ली गई है, कादम्बरी से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि क्वा इस अव्यय पद का अर्थ क्या होता है, कहाँ, कब, कितना या कैसे।
क्वा एक शब्द है, इस अव्यय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्वा अव्यय शब्द का अर्थ होता है कहाँ। क्या होता है, कहाँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। संस्कृत में कंधे के लिए शब्द का प्रयोग होता है कंठ। कंठ मतलब तो गला होता है। हनु, क्या हनु होता है, नहीं। कटी होता है, कटी मतलब कमर होता है। क्या होता है, स्कंद। स्कंद, स्कंद मतलब क्या होते हैं, कंधे होते हैं। स्कंधा मतलब कंधा। स्कंदा देखिए, धा यहाँ भी है, धा यहाँ भी है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। षोडश शब्द का संख्यात्मक रूप में परिवर्तन कीजिए। षोडश शब्द का संख्यात्मक रूप में परिवर्तन कीजिए। अच्छा, 16, 26, 86 ये सब जो है ना, इसमें डा लगता है, ये हमने पहले बताया था। टा नहीं होगा, इसकी जगह डा होगा। तो 16 का क्या मतलब, षोडश शब्द को क्या कहेंगे, 16 कहते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पे सोटस भी लिखा जा सकता है ऐसे ऑप्शन में। तो कह दें कि 16, ऐसे ऑप्शन दे दें कि 16 को संस्कृत में कहते हैं सोटस कहते हैं, सोडस कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, इस तरीके से ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पे डा होगा, सोडस कहते हैं 16 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और 10 भी लिख देगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। जो प्राचीन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आते थे, प्राचीन शिक्षण पद्धति नहीं, उसमें मतलब उस पद्धति शिक्षा नहीं दी जाती थी। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, ऐसा था, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता था। यह ऑप्शन सही है। और उसमें नहीं पूछा, विद्यार्थी नियम से उठते थे और प्रतिदिन अध्ययन करते थे, ये भी था। प्राचीन प्रणाली में स्मृति पर अधिक जोर दिया जाता है। छात्र के रुचि पर विशेष ध्यान रखा जाता था, डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि छात्र के रुचि पर यहाँ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था, बल्कि जो है प्राचीन प्रणाली की स्मृति पर जोर दिया जाता था, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता था। ठाकुर ब्राह्मणों के जो मतलब बच्चे होते थे, पढ़ते लिखते थे, नियम से उठते थे, गुरु के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे, ये सारी चीज़ें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होता था, इसलिए नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, ठीक है, हर्वर्ड वाली पंचपदी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो प्रश्न में रखा गया है इसका। हर्वर्टीय पंचपदी प्रणाली का सही क्रम है, पहले प्रस्तावना, फिर विषयोपस्थान, फिर तुलना, प्रयोग, सामान्यीकरण। विषयोपस्थान, तुलना, प्रस्तावना, प्रयोग, सामान्यीकरण। प्रस्तावना, विषयोपस्थान, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। विषयोपस्थान, प्रस्तावना, तुलना, देखिए सामान्यीकरण या प्रयोग। तो सबसे पहले जो है हर्वर्टीय प्रणाली जो है ना, उसमें सबसे पहले देखिए जिसमें प्रस्तावना नहीं है उसको काट दिया, क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना मेन होती है फिर किसी चीज़ में। 2 काट दिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहा। अब आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, इसी में से एक ऑप्शन मारिए, पहले जो एकदम गलत हो ना उसको काट दिया करिए। तो उसमें ऑप्शन आपका यदि नहीं आ रहा है तो कुछ सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब डी क्या कह रहा है कि सी क्या कह रहा है, प्रस्तावना, विषयोपस्थान, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। हर्वर्टीय पंचपदी प्रणाली का जो है यही सही क्रम है। ठीक है, चलिए प्रश्न, अब आगे के प्रश्न अच्छा आगे प्रश्न, ठीक है। नमो नमः मित्रों, यहीं पर प्रश्न हमारे संपूर्ण होते हैं, समाप्त होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। और आखिरी में फिर से मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। नमः संस्कृत।